अस्सलामुअलैकुम। स्पोर्ट्स वर्ल्ड में आपको वेलकम कहते हैं। मैं हूं हिफ्सा इम्तियाज। फीफा वर्ल्ड कप में क्वार्टर फाइनल्स कल रात से शुरू होंगे। पहला मुकाबला फ्रांस और मोरक्को के दरमियान बोस्टन में होगा। प्री क्वार्टर फाइनल्स के आखिरी दो मैचेस में अर्जेंटाइन और स्विट्जरलैंड ने मैदान मार लिया। अर्जेंटाइन और मिस्र का मैच 3-2 से मेसी की टीम जीत गई, लेकिन एतराज़ात, इल्ज़ामात और तरदीदों का सिलसिला अभी तक जारी है। मिस्र की टीम मेगा इवेंट से बाहर हो गई, लेकिन उनका इस्तकबाल हीरोज़ की तरह किया गया, जबकि फीफा रेफरीज कमेटी के सरबराह लुइजी कॉलिना ने तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए हैं और कहा है कि ये रेफरीज और इनके अहल खाना के लिए धमकियों और ख़तरात का बायस बन सकते हैं। पाकिस्तान टेस्ट टीम की अगर हम बात करें तो टेस्ट टीम का मुख्तसर कैंप इस्लामाबाद में शुरू हो गया है। हेड कोच सरफराज अहमद ने कराची प्रेस क्लब में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि उम्मीद जाहिर की है कि बाबर आजम की क़यादत में टेस्ट टीम बेहतर नताइज देगी। और इसके साथ साथ वर्ल्ड चैंपियन भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ मुसलसल 2 T20 मैचेस जो है वो हार चुकी है और जिस पर भारतीय टीम पर शदीद तनकीद भी की जा रही है। इन टॉपिक्स पर डिस्कशन के लिए मेरे साथ मौजूद होंगे जाहिद मकसूद साहब, मोहम्मद यूसुफ अंजुम और इसके साथ साथ फुटबॉल पर माहिराना राय के लिए हमारी दावत पर इंटरनेशनल फुटबॉलर सादुल्ला खान साहब भी बात करेंगे। और ये गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। सलीम खालिक साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। अपने पैनलिस्ट को वेलकम करते हैं। सबसे पहले आगाज़ करती हूँ, सादुल्ला खान साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सादुल्ला खान साहब आपके वक्त का। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। ठीक है सादुल्ला साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अब जो है वो हमारे सामने टीम्स आ गई हैं, बट स्टिल अभी तक जो अर्जेंटाइन और इजिप्ट का मैच हुआ, बेशक वो 3-2 से हमारे सामने स्कोर भी रहा है, लेकिन उसके बावजूद जो कंट्रोवर्सीज़ हैं, रेफरीज के डिसीजंस हैं, वो अब तक ये कंट्रोवर्सी जो है वो ख़त्म नहीं हो रही। क्या लगता है अब तक वहाँ उस मैच में जो फैसले हुए उनको क्यों इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए हमने देखे हैं कि बहुत सारे रेफरीज की वजह से वो इश्यूज आए हैं। हम लॉ की तरफ नहीं जाएंगे, जो लॉ है हम उसकी तरफ जाएंगे। जो रेफरीज ने जो मिस्टेक किए हैं, खासकर जिन VR की वजह से उन्होंने डिसीजन लिए हैं, वो VR के डिसीजन जो आपने अर्जेंटाइन के लिए दिए थे वो आपको इजिप्ट के लिए भी लेने चाहिए थे। एंड मैच जो है वो 100% जो है वो उन्होंने डोमिनेट किया है। इजिप्ट ने अर्जेंटाइन के ऊपर डोमिनेट किया है। आई मीन के अर्जेंटाइन बिल्कुल भी उस तरह नहीं खेले, वो लग नहीं रहा था कि वो डिफेंडिंग चैंपियन है। तो मैं तो यही कहूँगा कि जो अभी कंट्रोवर्सी चल रहा है इसके ऊपर, वो कंट्रोवर्सी जो है वो अगर क्रिएट भी हुआ है तो वो रेफरीज की गलत डिसीजन की वजह से हुआ है। ओवरऑल मैच जो है वो बहुत ही अच्छा रहा है, वो इजिप्ट के फेवर में था। एंड फाइनली अगर हम कहें कि फिर वही 2014 वाला मैच जो है वो सामने आया है। एंड लास्ट 10 मिनट में उन्होंने 3 गोल स्कोर करके 2 असिस्ट किया और 1 गोल किया उन्होंने। तो वही मेसी जो इसके लिए काम करता रहेगा। ओवरऑल अगर अर्जेंटीना की परफॉर्मेंस देखी जाए तो अर्जेंटीना की परफॉर्मेंस से मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ। तब तक जो है वो मेसी इसके लिए खेलते रहेंगे और ये टीम गेम है। टीम गेम में अर्जेंटाइन को एज ए टीम परफॉर्म करना चाहिए था। सही। सादुल्ला खान साहब, जैसे आपने कहा कि अर्जेंटाइन डिफेंडिंग चैंपियन की तरह लग नहीं रहा था कि परफॉर्म कर रही है, फिर जिस तरह से स्टार्टिंग में इजिप्ट ने 2 गोल कर लिए थे, उसके बाद जो 1 गोल था जो उनका रिवर्स हुआ, फिर उसके बाद जो डिसीजंस आए, फिर रेफरीज की जानिब से अगर हम बात करें, उनकी कमेटी के हेड लुइस कॉलिना ने कहा कि जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं उन सबको मुस्तरद करते हैं। आपको लगता है कि उनकी जानिब से सिर्फ ये रिस्पॉन्स देना काफ़ी है? जी देखिए, अगर हम स्टार्ट की बात करें जो उन्होंने डोमिनेट किया है उसके ऊपर, देखिए उन्होंने बिल्कुल पहले हाफ में बिल्कुल 100% अर्जेंटीना के ऊपर डोमिनेट किया है और उन्होंने जितने क्लास गोल मारा और बहुत अच्छे उन्होंने स्कोर किए हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर हम मुस्तफा की सेव देखी जाए, उन्होंने आपको बताया कि मेसी जो है वो दुनिया के टॉप स्कोरर है, उनकी पेनल्टी सेव की है। और मेसी वैसे भी लास्ट ऑस्ट्रेलिया की गेम में 2 पेनल्टी मिस करके आए हैं, उनको नहीं मारना चाहिए था। चलो दुनिया की नंबर 1 टॉप स्कोरर हैं, अगर वो इतनी कॉन्फिडेंस से गए, बाल उन्होंने पकड़ा है, मगर सारा क्रेडिट जो मुस्तफा को जाता है। मुस्तफा ने ब्रिलियंट सेव किया है। आई मीन के वो एक पापा साहब जो है, खासकर अगर सेकेंड हाफ ओवरऑल अगर 90 मिनट भी देखी जाए तो ओवरऑल इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है। दूसरी बात ये कि देखें, आप अगर स्टेटमेंट की बात की जाए, स्टेटमेंट से अब आप क्या कह सकते हैं कि अगर रेफरी जो है 1-2 अगर उनकी फैसले गलत हुए हैं तो वो फैसले जो है
वो अब रिवर्स तो नहीं हो सकता। आपको देनी चाहिए कि अगर एक पोल बनता है तो उसको देने चाहिए। अगर वो वीआर के लिए आपसे डिमांड कर रहे हैं कि आप रिव्यू ले लें तो आपको रिव्यू लेना चाहिए था। और अगर दूसरी बात, अगर आपकी गोल जो है वो रिजेक्ट कर रहे हैं, आप खुद देखिए कि बिल्कुल इजिप्ट के रेड जोन में ये गोल हुआ है और आफ्टर 8 और 7 मिनट के बाद वो बॉल जो है वो क्रॉस हुआ है, क्रॉस से गोल हुआ है, क्लासिकल गोल किया है जिको ने। एंड देन वो आप जो है वो वापस आप रिवर्स करते हैं। चलो वीआर जो है वो उनकी लॉ है, हम उसको चैलेंज नहीं कर सकते, मगर जो डिसीजन आपको रेफरीज को सही लेने चाहिए थे उनको लेना चाहिए था। बिल्कुल, और जिस तरह से मिस्र की टीम हारी, लेकिन उनके बाद जो उनका वेलकम है वो बिल्कुल हीरोज़ की तरह से हुआ। लेकिन जिस तरह से लास्ट 13 मिनट में मैच का जो है वो पांसा पलटा अर्जेंटाइन ने, क्या जो मिस्र की टीम है वो रिलैक्स हो गई थी 2 गोल करने के बाद, या उनकी हमें स्ट्रैटेजी चेंज होती हुई नजर आई जो उनकी हार की वजह बनी? जी बिल्कुल, देखिए ये हर टीम की यही स्ट्रेटजी होती है कि अगर आपने 2 गोल किए और 78 मिनट चल रहा है तो आप 2-0 से लीड कर रहे हैं और आप जीत रहे हैं, तो हर टीम जो है वो डिफेंस की तरफ ही जाएंगे। वो अपनी जो इनकी रेड जोन है उनको जो अपने खासकर 18 यार्ड है उसको प्रोटेक्ट करेंगे। उन्होंने अच्छी तरह प्रोटेक्ट भी किया है। तो अगेन हम कहेंगे कि वही हमें 2014 वाला नीति जो है वो हमें नजर आया। उन्होंने अपनी इंडिविजुअल ब्रिलियंस से उन्होंने सब कुछ जो है वो किया है। मीनिंग के मैं बहुत ज्यादा, अगर अर्जेंटाइन की टीम इतनी खुश है, वो अर्जेंटाइन से इतने खुश है कि अर्जेंटाइन की टीम नहीं जीता है। ओवरऑल अगर अर्जेंटीन देखा जाए, अर्जेंटाइन ने नहीं जीता कि मेसी ने जितवाया है, और मेसी जो है वो कब तक आपके लिए जीते रहेंगे। और मैं यही कहूँगा कि वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस थी जो उन्होंने खासकर अर्जेंटीना को वो मैच जितवाया भी है। और एट द एंड जो है वो आपको पता है वो शेर में भी गए, वो रोया है। वो इसलिए नहीं रोया कि वो साबित करना चाहते हैं कि यार मैं अच्छा हूँ या मैं बुरा हूँ। उनको पता लगे, उनको ये लगा कि यार मेरे टीम की परफॉर्मेंस नहीं थी, मैंने जो किया इनके लिए सब कुछ मैंने ही किया है। और आपको एज ए कंट्री जो है आपको प्रूव करना होगा कि हम फुटबॉलिंग कंट्री है और हम जो है वो दुनिया के ऊपर डोमिनेट करना चाहते हैं। और मुझे नहीं लगता कि आगे अर्जेंटीना जो सर्वाइवल करेंगे बड़े टीमों के आगे। स्विट्जरलैंड के साथ इनका मैच है और आगे अगर स्विट्जरलैंड की मैच जीतेंगे भी तो आगे जो है वो इंग्लैंड के साथ अगर इनका मैच आता है तो मुझे नहीं लगता कि वो इंग्लैंड को बीट करेंगे एज ए टीम। सही। सादुल्लाह खान साहब, अगर क्वार्टर फाइनल्स की टीम की हम बात करें और जैसे कल मैच होगा फ्रांस और मोरक्को का, मोरक्को ने इस वक्त इस वर्ल्ड कप में जिस तरह से परफॉर्म किया है, आपको लगता है कि फ्रांस जैसी टीम को वो अपसेट कर सकती है? जी बिल्कुल, देखिए फ्रांस की दुनिया की नंबर 1 टीम है। और अगर अभी रिसेंटली लास्ट सेगमेंट हमने फीफा की देखी है, अगर आप क्रेडिट प्लेयर की बात की जाए वो भी फ्रांस का है, और अगर आप टॉप स्कोरर की बात की जाए वो भी फ्रांस का है, एम्बापे है। और अगर आप टॉप डिफेंडर की बात की जाए वो भी हैं फ्रांस के हैं। तो ये वो ग्रीन जो है वो फ्रांस ने पैदा किया है कि फ्रांस एक दुनिया की बेहतरीन टीम है और लगता भी है कि वर्ल्ड कप ये जीतेंगे। और मोरक्को जो है वो एक राइजिंग कंट्री है, और राइजिंग कंट्री वर्सेस एक्सपीरियंस कंट्री और लेजेंड कंट्री जो उन्होंने लेजेंड क्रिएट किए। आई मीन के मोरक्को जो एक राइजिंग कंट्री है और वो कुछ भी कर सकता है, जिस तरह इजिप्ट ने प्रूव किया है कि वो भी एक राइजिंग कंट्री है। मैं ये समझता हूँ कि मोरक्को अगर अपनी फुटबॉल पैसे में आएंगे नहीं तो वो टफ टाइम दे सकते हैं और कुछ भी हो सकता है। और मेरे माइंड की जो है वो ये है कि वो फ्रांस को टफ टाइम भी दे सकते हैं। और ये मुझे लगता है कि 60-40% मैच होगा, 40% जो मोरक्को होगा वो कम बाल के जरिए वो डोमिनेट कर सकते हैं, वो स्कोर कर सकता है। सही, ठीक है। बहुत शुक्रिया। इंटरनेशनल फुटबॉलर सादुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। अपने पैनलिस्ट से डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सलीम खालिक साहब, आपसे आगाज़ करती हूँ। कहिएगा, जिस तरह से हमने बात की थी कि जो कंट्रोवर्सीज अब तक चलती आ रही हैं, फिर इजिप्ट की टीम हारने के बाद हीरोज़ की तरह उनका वेलकम हुआ, आपको नहीं लगता इस बार पहले जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं फीफा की जानिब से भी, उनकी जो डिसीजन मेकिंग है उस पर भी कोई सवाल बनता है? उनकी क्रेडिबिलिटी को किसी तरह से ये चीज़ मुतासर करती है? कर रही है, बहुत ज्यादा कर रही है क्रेडिट। आज एक लंबा चौड़ा स्टेटमेंट भी जारी करना पड़ा उनके जो रेफरी चीफ हैं उनको, जो बता रहे थे कि जी गलत है, हमारे ऊपर ऐसे इल्जामात, कोई जानिबदारी का मुजाहरा नहीं किया गया। लेकिन इस पे शोर इतना मचा है, कंट्रोवर्सी इतनी हुई, और जो एक सोशल मीडिया पे 4 मिनट की एक वीडियो किसी ने बनाकर वो अपलोड की थी, वो देखने वाली है। उसमें बताया गया है कि किस तरह से फेवर दिया गया, जो फाउल थे अर्जेंटाइन के वो नहीं दिए गए, और जो मिस्र टीम के साथ जो सलूक हुआ, जिस पे वो शोर मचा रहे हैं। अगर जो उनके कोच कल कह रहे हैं कि मैं अब बाकी मैच नहीं देखूंगा और हमारे साथ ऐसा हुआ, जो उनके प्लेयर जिको हैं वो ये कह रहे हैं कि लग ऐसा रहा है कि फिक्स्ड था पहले ही कि कमर्शियल वजूहात
के बिना पर इनको अर्जेंटाइन को लेकर जाना है आगे। तो ये सब बातों में लग रहा है कि उनके साथ गलत तो हुआ, अगर वो शोर मचा रहे तो कुछ ना कुछ हकीकत है। लेकिन फीफा अब बहुत ज्यादा दबाव में इस वजह से भी है क्योंकि अब एक मैं पढ़ रहा था स्टेटमेंट, एक तंजीम आलमी, उसने भी कहा है कि इस मामले को लेकर जाएंगे आगे फीफा का, जो क्योंकि फीफा का किरदार काफी चीजों में इसमें नजर आया। एक जैसे अमेरिकन प्लेयर का रेड कार्ड जो वापस हुआ, उस पे भी काफी शोर मचा के जो प्रेसिडेंट ट्रम्प है उनके कहने पर ऐसा हुआ। फिर ईरानी टीम ने जो शोर मचाया, उनके साथ जो मामला थे वहां पर वीजे के इश्यूज हुए, दूसरे हुए, काफी सारी चीजें ऐसी हुई। इसकी वजह से इस दफा फुटबॉल वर्ल्ड कप का जो है वो थोड़ा धुंधला गया है और उम्मीद यही की जा सकती है कि आगे मैचेस अच्छे हों और कंट्रोवर्सीज कम हो, खेल पर लोग तवज्जो दे सकें। ये बात ठीक है कि उस मैच में गड़बड़ हुई थी, लेकिन ये भी तो देखना चाहिए कि 79 मिनट थे गालिबन और 2-0 से जीत रहा था जिम, तो उसने ही तो मौके भी तो दिए कि 3 गोल आपने खाए। वो गोल कोई खुद से थोड़ी ओन गोल हुए थे, वो किए ना अर्जेंटाइन ने। तो अर्जेंटाइन का जो अच्छा खेल था उसको भी दाद देनी चाहिए कि चलो वो हार रहे थे, बहुत देर तक पूरा खेलते रहे, लेकिन आखिर में जिस तरह से मेसी और दूसरे लोग गए और उन्होंने कमबैक किया, वो भी एक दाद उनको देनी चाहिए थी ना। बिल्कुल, मैच जो था वो बहुत ज़बरदस्त रहा। जाहिद साहब, जिस तरह से हमने बात की, मैच रेफरीज कमेटी के जो हेड हैं उन्होंने जिस तरह से तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद किया, फिर उनका ये भी कहना कि इस तरह के इल्ज़ामात रेफरीज और उनकी जो फैमिलीज़ होती हैं उनके लिए ख़तरा बन सकती हैं, तो इसको किस तरह से जो है वो हम इस तशवीश को दूर कर सकते हैं या देख सकते हैं? बुनियादी तौर पर जितना अच्छा मैच था ना, कंट्रोवर्सी ने उसका मज़ा ज़रा किरकिरा कर दिया, क्योंकि उनके जो हेड कोच थे हिसाम, उन्होंने मामला उठाया। फिर मुस्तफ़ा को, जिन्होंने दूसरा गोल भी किया था, ये तीसरा गोल मुस्तरद हुआ, ये भी उन्हीं का गोल हुआ। और उसके बाद जो मामला यहाँ तक पहुँचे, दुनिया भर में तनकीद की गई। जहाँ तक रेफरीज कमेटी के सरबराह का कहना है, जिनका ताल्लुक इटली से है, उनका कहना तो दुरुस्त है कि जब यहाँ तक बात जाती है तो ख़तरात तो फिर मंडराते हैं। लेकिन इनकी कहना चाहिए कि ये जो अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में वर्ल्ड कप हो रहा है, इसने उस चीज़ की कलई खोल दी है जो हमारे ज़हन में होता था कि आईसीसी जो है वो इंडियन क्रिकेट लीग उसको कहा जाता है, वो न्यूट्रल नहीं रही। और फीफा के बारे में कहा जाता था वो अमूमन न्यूट्रल है, न्यूट्रल रोल प्ले करती है। यहाँ पहले तो ट्रम्प के रेड कार्ड ने कर दिया, उससे पहले आपको याद होगा एक मैच रेफरी को वापस भेज दिया। ईरान के साथ जो कुछ हुआ वो सामने है, और रहती कसर मिस्र और अर्जेंटाइन के मैच ने निकाल दिया। नो डाउट इस मैच में अगर देखा जाए, नो डाउट मेसी बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, बहुत अच्छा खेले, अकेले ने अर्जेंटाइन का भार उठाया हुआ है अगर आप देखें मेसी को। और लेकिन जो फैसले हुए हैं मिस्र के ख़िलाफ़ वो बड़े अफसोसनाक हैं, क्योंकि एक फौल जो देना था वो दिया नहीं, जो नहीं था वो दे दिया। लेकिन अब तो तवक्को की जाती थी कि मैच रेफरी या रेफरीज कमेटी कहाँ मानेगी, वो ऐसे डाइवर्ट थोड़ी करेंगे अपने फैसले को। लेकिन इसका रिज़ल्ट ये निकला कि दुनिया भर में फीफा का रोल भी सामने आ गया। इन्फेंटिनो का अगला इलेक्शन है वो भी ख़तरे में पड़ गया। यूएफा की जो प्लेयर्स एसोसिएशन है और दुनिया भर के जो कमेंटेटर्स हैं उन्होंने भी इसकी जो है गैर जानिबदारी पर सवालात उठा दिए हैं। तो बड़ा अफसोसनाक एक मैच हुआ। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो थोड़ा सा मैं तारीफ़ इस हवाले से भी करना चाहूँगा कि तमाम तर कंट्रोवर्सीज़, तनाज़ात, इल्ज़ामात, इन सब के बावजूद देखा जाए तो वर्ल्ड कप ने पूरी दुनिया की तवज्जो खींची हुई है। पूरी दुनिया इस फीवर में मुबतला है और हर कोई इस मैच को भी देख रहा है। जो प्लेयर्स इस टूर्नामेंट में सामने आए हैं उनके नाम बच्चों को याद हो गए। पाकिस्तान की फ़ुटबॉल के साथ कंपैरिजन कर लें तो जो हाल पाकिस्तान की फ़ुटबॉल का है उधर देख लें। एम्बापे को हर कोई जानता है, मेसी है, रोनाल्डो है, अर्लिंग हालैंड है, हैरी केन है, फिर वो डेम्बले, उस्मान डेम्बले हैं, तो तमाम ऐसे स्पेन के यमल हैं। तो इन सब के नाम जो है अब नौजवानों को भी याद हो गए हैं और हर कोई इसमें इंटरेस्ट ले रहा है। लेकिन एक बहुत ही बेहतरीन कहना चाहिए देखने को मिलता है, अगर ये न्यूट्रल होती है इस वक्त फीफा और ट्रम्प साहब भी दरमियान में ना कूदते रेड कार्ड वाले से, तो इसका मज़ा दोबाला हो जाता है और यकीनी तौर पर ज़्यादा दुनिया भर के फैंस जो है फिर अलविदाई टूर्नामेंट भी एक किस्म का है मेसी का और रोनाल्डो का, तो ज़्यादा अच्छे से सेलिब्रेट बिल्कुल किया जाता है। यूसुफ, आपको लगता है कि जिस तरह से फीफा पर तनकीद हो रही है, उनके बायस्ड बिहेवियर के बारे में बात की जा रही है, तो लगता है इन कंट्रोवर्शियल जो डिसीजंस हुए हैं उनके बाद कोई चेक एंड बैलेंस रखा जाएगा, कोई अकाउंटेबिलिटी होगी फीफा की जानिब से अपने एक मैच को क्लियर करने के लिए? देखें, दुनिया की जितनी भी स्पोर्ट्स में दो बॉडी सबसे अहम, इनका एक मोतबर नाम है जिनकी एक साख पर कोई कभी सवालिया निशान हमने नहीं सुना।
लेकिन इस फीफा वर्ल्ड कप ने कम से कम फीफा की जो एक साख थी उसको मुतासर ज़रूर किया है, और जो एक हम नाम कहते हैं कि फेयर प्ले वो नज़र नहीं आ रहा, चाहे किसी भी मामले में, चाहे हम रेफरीज़ के मामले में या दूसरे ईरान के हवाले से बात अगर करें, तो मेरे ख्याल में इसमें बहुत सारे सवालात हैं। फीफा की जो बॉडी इस वक्त काम कर रही है उस पर भी उंगलियां उठ रही हैं कि उनके जो फैसले थे वो पाकिस्तान वो एक फेयर प्ले के ज़िम्रे में नहीं आते। यकीनी तौर पर इस जो पूरे वर्ल्ड कप में बहुत से ऐसे इश्यूज़ हुए जिनकी वजह से जो उनके आने वाला इलेक्शन है, जिस तरह जाहिद साहब ने भी कहा, उस पर सवालात उठना अभी से शुरू हो गए हैं। और मेरे ख्याल में ये जो मौजूदा प्रेसिडेंट हैं इन्फेंटिनो, ये तो मेरे ख्याल में उनको दोबारा मौका कभी भी नहीं दिया जाएगा, क्योंकि फुटबॉल में आपको पता पैसा भी है, व्यूवरशिप भी है, लोगों इतने बड़े भारी कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं, और इसकी वजह से यही है कि इसको फेयर प्ले के तौर पर याद किया जाता कि यहाँ पे इतने ज़्यादा जो तनाज़ात के बावजूद कभी कोई ऐसी किसी टीम की तरफ से कोई शिकायत नहीं मिली कि उनके साथ ज़्यादती की गई है। मिस्र के साथ जो कुछ वो सबके सामने यकीनी तौर पर ये आने वाले जो इवेंट्स होंगे उनके लिए भी एक सवालिया निशान होगा, और इससे फैसला करने से पहले ये 100 बार सोचा जाएगा कि किस तरह इन चीज़ों को मिनिमाइज़ किया जाए। फीफा वर्ल्ड बॉडी है, इसको अपने फैसलों पर नज़रसानी करना पड़ेगी। एक मैं रिपोर्ट अभी देख रहा था कि जो सबसे ज़्यादा रेड कार्ड हुए हैं इसी वर्ल्ड कप में हो चुके हैं, जो जिनकी तादाद बहुत सारे रिकॉर्ड जो है इसी वर्ल्ड कप में हमने देखे हैं, बहुत सारे कंट्रोवर्शियल डिसीजंस देखे हैं। उम्मीद करते हैं कि जो ट्रांसपेरेंसी है उसको बरकरार रखा जाएगा। और फाइनलिस्ट हमारे सामने टीम्स आ चुकी हैं। डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। सलीम खालिक साहब, आपकी जानिब आना चाहती हूँ। इस वक्त अगर हम बात करें तो जो हमारी टेस्ट टीम का कैंप है वो रावलपिंडी में लगा है, और उससे पहले अगर हम सरफराज अहमद की बात करें तो उन्होंने इस्लामाबाद जाने से पहले कराची में डिस्कशन की थी। उस गुफ्तगू में उन्होंने जो कैप्टनसी है बाबर आजम की उसको लेके वो काफ़ी पुरुमीद नज़र आए हैं। आपको क्या लगता है, जिस तरह से अब एक्सपेक्टेशंस एक बार फिर से डेवलप की जा रही हैं, कितनी रियलिस्टिक लगती हैं? देखिए, बाबर का सब हम भी यही चाहते हैं, आप भी यही चाहती होंगी कि वो इस बार जो कैप्टनसी का इनका दौर है वो अच्छा रहे और बैटिंग भी उनकी अच्छी हो, क्योंकि बदकिस्मती से 4 साल में 4 50s बनाई है, 26 का उनका एवरेज है। आखिरी सेंचुरी बनाए हुए उनको तकरीबन 5 साल हो रहे हैं टेस्ट में। उसके बावजूद उन्होंने ये जिम्मेदारी ली है, एक बड़ा प्रेशर उनके ऊपर होगा, लेकिन होपफुली ये टीम बेहतर परफॉर्म करेगी, क्योंकि लॉन्ग रन में पाकिस्तान के लिए अच्छा है कि अगर बाबर को कैप्टन बनाया है और वो खुद एज अ कैप्टन अच्छा परफॉर्म करे और उसके बाद टीम जीते भी, क्योंकि ये 2 टेस्ट वेस्ट इंडीज में फिर 3 इंग्लैंड में बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। लेकिन बस थोड़ा डर ये लगता है कि कहीं ये ना हो कि बाबर के साथ भी वही हो जो शान के साथ हुआ, कि शान मसूद को कैप्टनसी से हटाया। मैं बिल्कुल मानता हूँ, बिल्कुल ठीक था, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस ऐसी सामने नहीं आई, लेकिन जो बाद में रवैया उनके साथ इख्तियार किया गया कि सारा मलबा उनके ऊपर डाल दिया। वो तो शुक्र है ये नहीं कहा कि वनडे वर्ल्ड कप और T20 वर्ल्ड कप भी शान की वजह से हारे, वरना सब कुछ टॉस जीत के जो फैसला है वो अकेला कैप्टन नहीं करता, बैटिंग करनी है बॉलिंग करनी है, वो उनके ऊपर आया। DRS में मशावरत भी होती है, वो भी उनके ऊपर आया। सारा कुछ जो बुरा था वो सारा शान के ऊपर आया, और जो टीम जीती उसका क्रेडिट खुद ले लिया गया, जो साउथ अफ्रीका को हराया था या इंग्लैंड को हराया था। तो थोड़ा सा यहाँ पे हुआ, एक अच्छे तरीके से उनको अलविदा कहना चाहिए था कि शान से हमें उम्मीदें बहुत थी, लेकिन वो उन पे पूरा नहीं उतर पाए, इसलिए उनको हटा रहे हैं। खैर, आई होप कि बाबर के दौर में पाकिस्तान टीम ये सारे मैच जीते अभी जो 5 हो रहे हैं, और वो खुद भी अच्छा परफॉर्म करें, ताकि कल को उनको भी इस तरह ना हो कि उनको भी सामने लाके एक टारगेट बना के दे दिया जाए कि इसके साथ इसको उड़ाओ। हम लोग जो सेलेक्टर्स हैं या कोच हैं वो सारे साइड में खड़े रह के एंजॉय करें इस चीज़ को। सही। जाहिद साहब, बाबर की क़यादत में टेस्ट टीम से जो एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या लगता है टीम उन उम्मीदों पर पूरा उतरेगी? और वेस्ट इंडीज़ का जो टूर है ये हमारे लिए इसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? देखें ना, वेस्ट इंडीज़ का टूर आसान है ना इंग्लैंड का टूर आसान है, क्योंकि पाकिस्तानी टीम आपको याद होगा बांग्लादेश से दोनों टेस्ट हार चुकी है। ये वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के मैचेस हैं, और वेस्ट इंडीज़ में तो चलें सऊद शकील नहीं है, फिर इंग्लैंड में सऊद शकील की फिटनेस से मशरूत है कि वो भी टीम में आ जाएंगे। बाबर को क्योंकि दोबारा कप्तान बनाया गया है, ज़ाहिर है प्रेशर तो होगा बाबर पे, लेकिन अच्छी बात यह है कि शान मसूद बहरहाल टीम में है, और फिर मिड में देखते हैं सऊद शकील की जगह कौन लेता है। तो एक भारी जिम्मेदारी है ज़ाहिर है बाबर पर, एक दफ़ा फिर तवक्कुआत का बोझ भी होगा, नज़रें भी उन पर लगी हुई होंगी। बाबर पहले भी कप्तानी कर चुके हैं। हाँ, ये अलग बात है कि उन्होंने जो पॉडकास्ट जारी किया था, PCB ने सलमान भट्ट करते हैं, उसमें उन्होंने कहा कि हम अपनी गलतियों से सीखेंगे। अच्छी बात है अगर वो अपनी गलतियों से सीखेंगे। फिर रवायती बातें भी की उन्होंने कि डिसिप्लिन पर कोई समझौता नहीं होगा, परफॉर्मेंस पे कोई समझौता नहीं होगा, तो सारी अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन टीम को एक होकर खेलना होगा। और वेस्ट इंडीज़ का दौरा इतना आसान दौरा नहीं होता। वेस्ट इंडीज़ की टीम
काफ़ी मुश्किल साबित होती है अपने मुल्क में, होम कंट्री में। सही। यूसुफ, मैं आपकी जानिब आना चाहती हूँ। हम थोड़ा सा बात करते हैं इंडियन टीम की T20 परफॉर्मेंस की, जिस टीम के बारे में मतलब कहा जा रहा है कि हमने देखा भी कि वो बहुत अच्छा परफॉर्म करती थी, नंबर 1 टीम रही। आयरलैंड से शिकस्त, उसके बाद अब जिस तरह से इंग्लैंड के साथ इनके मैचेस चल रहे हैं, आपको क्या लगता है इतनी जो शिकस्तें हो रही हैं, क्या हुआ इंडियन टीम को? देखें, हर अरूज को जवाल होता है, यही मिसाल हम इंडियन टीम पर भी लागू कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने एक अरूज देखा, बड़ा पैसे के बलबूते पर भी अपनी कामयाबी हासिल की, आईसीसी में भी अपने मनमानी के फैसले करवाए, लेकिन परफॉर्मेंस जब आपकी डाउन होगी तो फिर खेल के मैदान में सब वाज़ेह हो जाता है। और यही हाल इस वक्त इंडियन टीम का है, चाहे उनकी वुमेन की टीम हो चाहे मेंस की टीम हो, तो उनका जो हाल है बिल्कुल पतला हो गया है। और लोग अब कहना शुरू हो गए कि इंडियन टीम वही है जिससे कि हम माजी में मिसालें दिया करते थे। यकीनी तौर पर जब रोहित और उसके विराट कोहली टीम का हिस्सा नहीं होंगे, उनके जाने के बाद जिस तरह नौजवान खिलाड़ियों से उम्मीदें थी, उनके जो मुतबादल थे, उनसे जो तवक्कुआत व्यवस्था की गई थी, उसमें काफ़ी हमें खामियां नज़र आई हैं, वो पूरी नहीं हो सकी। इंटरनेशनल सतह पर परफॉर्म करना अलग बात है, अपना IPL में परफॉर्म करके जगह बनाना, उसके लिए यकीनी तौर पर इतना ज़्यादा यहाँ मुश्किल चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो बहुत सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से यकीनी तौर पर इंडियन टीम का अब जवाल शुरू हो चुका है। यकीनी तौर पर जिस तरह उनकी ये परफॉर्मेंस इंग्लैंड के ख़िलाफ़, मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में बहुत से ऐसी चीज़ें भी हमें देखने को मिलेंगी जब वो लोग उनके ग्रुपिंग की बातें करेंगे, कोचेज़ को हटाने की बातें करेंगे। तो मेरे ख्याल में बुरे दिन इनके इंडिया के अब शुरू हो चुके हैं क्रिकेट में। सही। कैंप जो इस वक्त लगा है, क्रिकेट कैंप इस्लामाबाद में, उस पर डिस्कशन के लिए जुल्फ़िकार बेग हमारे साथ मौजूद हैं, उनको डिस्कशन में शामिल करते हैं। जुल्फ़िकार, कहिएगा, सबसे पहले जो वेस्ट इंडीज़ टूर से पहले ये एक मुख्तसर कैंप लगा है इस्लामाबाद में, इसमें सबसे पहले हमें वहाँ के वेदर के हवाले से बताएं, बिकॉज़ लाहौर में तो बहुत गर्मी है, लेकिन वहाँ पर टेम्परेचर कैसा है और जो टीम की ट्रेनिंग रही वो किस तरह से आपको लगता है कितनी बेहतर रही? जी डेफिनेटली पिंडी में भी कैंप लगा, लेकिन कुछ दिन पहले तो पार्शली क्लाउडी था वेदर, लेकिन आज 2 दिन हो गए खासी गर्मी पाई जा रही है। इसकी बुनियादी वजह ये है कि जो सराउंडिंग वाला एरिया है वहाँ पे बारिश वगैरह नहीं हुई, इसकी वजह से पिंडी में थोड़ा सा टेम्परेचर और थोड़ा सा हाई है। पाकिस्तान की टीम आज इस्लामाबाद में क्याम प्रैक्टिस सेशन दिया है, और इस सीरीज में जो टेस्ट स्क्वाड के खिलाड़ियों ने कोचेस की निगरानी में 3 घंटे सुबह ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लिया। कोच सरफराज अहमद, बैटिंग कोच शफीक और बॉलिंग कोच उमर गुल ने खिलाड़ियों को डिफरेंट ड्रिल्स कराई, और इसके बाद मुख्तलिफ मौज़ूआत पर इनकी आपस में बातचीत की। और कप्तान जो है बाबर आजम, वो भी प्रैक्टिस सेशन में उन्होंने हिस्सा लिया। इस वक्त जब इंतजाम किए गए थे इसके हवाले से कि पहले तो अनाउंस नहीं किया गया, लेकिन बाद में क्रिकेट बोर्ड की तरफ से उन्होंने कहा कि जी इसको पब्लिक किया जाएगा और कुछ लोग इसको कवर भी कर सकते हैं। लेकिन बड़ी खुशाइन बात है कि इस कैंप का इनेकाद पिंडी में किया गया, में भी क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट की। ये भी बताइएगा, अगर हम रावलपिंडी की पिच कंडीशंस को देखते हुए आपको क्या लगता है कैंप में किस इस वक्त अगर हम बात करें प्रैक्टिस पर फोकस जो था वो रखा गया है, स्पिन फ्रेंडली या फिर पेस के हवाले से? जी डेफिनेटली, आपको पता है कि प्रीवियस में अगर पिंडी का रिकॉर्ड देखा जाए तो ग्रीन विकेट्स हैं, उनको थोड़ा सा रफ किया गया ताकि बैट्समैन और इस पर एडजस्ट हो सकें, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट जो मैचेस खेले जाएंगे वो पर काफ़ी पिचेस काफ़ी ग्रीन पिचेस होती हैं, वहाँ पे काफ़ी बॉल स्विंग भी करता है। लेकिन जहाँ तक पिंडी का ताल्लुक है तो काफ़ी इन्होंने उस प्लान के मुताबिक विकेट्स तैयार किए जिससे हमारे प्लेयर अपने आप को प्रिपेयर कर सकें, और डेफिनेटली एक अच्छी सीरीज़ होगी। जी ठीक है, जुल्फ़िकार बेग हमारे साथ मौजूद थे, और इस वक्त जो इस्लामाबाद में एक क्रिकेट कैंप लगा है हमारी टेस्ट टीम का, दौरा इंग्लैंड से पहले उसमें कंडीशंस के हवाले से, प्रैक्टिस के हवाले से हमें आगाह कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका सलीम साहब। हम जैसा कि जुल्फ़िकार से पहले डिस्कशन कर रहे थे इंडियन टीम की पुअर परफॉर्मेंस पर, आपको क्या लगता है कि वर्कलोड मैनेजमेंट उनकी शिकस्त की वजह रही, या फिर उनकी अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि कुछ जो प्लेयर्स हैं वो मिस किए हैं इन्होंने, क्या वजूहात रही आपकी नज़र में? देखिए, बहुत ज़्यादा चेंजेस कर दिए, कैप्टन भी बना दिए। शरिया सहरे जो कैप्टन बने वो चल नहीं पाए। सूर्यवंशी का बहुत ज़्यादा जोर था, पहले शोर मचा हुआ था, पहले उनको खिला नहीं रहे थे। अब जो 2 मैच खिलाएं, 2-2 छक्के लगाते हैं, वो आउट होते हैं, तो अब उनके ऊपर भी तनकीद शुरू हो गई है। कोच के ऊपर, गंभीर के ऊपर काफ़ी तनकीद हो रही है। 16 सीरीज मुसलसल जीतने के बाद उनको आयरलैंड ने हराया। ये लोग सोच रहे थे कि शायद इंग्लैंड में बेहतर परफॉर्म करें, वहाँ भी अब हार रहे हैं। एक बार बारिश से बच गए, बाकी बाहर चुके हैं, और हो सकता है आज सीरीज ही हाथ से इनके निकल जाए। तो ये परफॉर्मेंस ऐसी है कि इंडिया को हार की आदत अब रही नहीं है।
अब हार बिल्कुल। रहे हैं तो बहुत बिलबिला रहे हैं। और इसलिए जो है वो इस हार को एक्सेप्ट भी नहीं कर पा रहे हैं। बहरहाल इंडिया की ये जो इस वक्त लूजिंग स्ट्रीक चल रही है, ये उनकी परफॉर्मेंस पे बहुत असर पड़ेगा इसका। इसी के साथ साथ प्रोग्राम को यहाँ पर वाइंड अप करते हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, लेकिन जाने से पहले आपको दिखाते हैं कि नेशनल क्रिकेट एकेडमी में प्लेयर्स की स्किल्स को बेहतर करने के लिए बॉलिंग मशीन जो है वो नई लाई गई है। यूसुफ अंजुम ने इस पर एक बड़ी बेहतरीन रिपोर्ट तैयार की है कि इस बॉलिंग मशीन से क्या फ़ायदा होगा। जाने से पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। अब इसके अंदर जो फीचर्स हैं, ये 2 मशीनें हमने मंगाई हैं। इसके अंदर जो फीचर्स हैं, आपने सारे बॉल यहाँ पे डाल दिए, सही। आप ट्रे पूरी भर दें, अबाउट 50-60 बॉल। और इसके में आपके पास ये इसका टैब है, इसमें आप जो कोच है वो डाल सकता है कि एक प्लेयर ने अगर 60 बॉल खेल जी जी, तो वो उसको ये कर सकता है कि पहले मैं स्पीड, तो पहले 3 बॉल जो है ना वो आउट स्विंग, अच्छा ठीक है, और चौथा आपने सेलेक्ट कर लिया इन स्विंग, ठीक है। अगला ओवर अगर आप सोचते हैं कि मैंने डिफरेंट करना है तो 3 इन स्विंग, 1 आउट स्विंग, बीच में एक बाउंसर आ सकता है, यॉर्कर आ सकता है। जो आपने प्लान करना है ना 60 बॉलों का, 20 बॉलों का, जितने बॉल खेलने हैं आप पहले से प्रोग्राम कर लेते हैं। इसमें एक जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है कि आप अब लेफ्ट आर्म बॉलर चूज कर सकते हैं, लेफ्ट राइट आर्म बॉलर। अगर पहला ओवर आपने राइट आर्म का सिलेक्ट किया है तो दूसरा अगर लेफ्ट का किया है तो दूसरा ओवर 6 बॉलों के बाद वो स्क्रीन में हुआ बॉल करेगा। जबरदस्त। और अगर एट टाइम्स हम सोचते हैं कि एक ओवर आपने खेला नॉर्मल हाइट का बॉलर और दूसरी तरफ अगर कोई लंबा बॉलर है तो इसके अंदर वो सेंसर्स हैं, वो दूसरा ओवर जो सिलेक्ट हुआ है ये ऑटोमेटिकली हाइट भी बढ़ जाएगी इसकी। और इसमें आप बॉल एक बात चाहते हैं, एक बैट्समैन बैटिंग कर रहा है तो नेक्स्ट बॉल के दरमियान जो फास्ट वक्त है वो 5 सेकंड भी हो सकता है, 7 सेकंड भी हो सकता है।